हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द फिजिक्स गेम पर। मैं पार्थ श्रीवास्तव, करंटली एनरोल्ड इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, स्वागत करता हूं हमारे इस बेहतरीन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आपके लिए स्टडी रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और मैं आपको यहाँ पर केमिस्ट्री 12th क्लास की पढ़ाता हूँ, जो आपके लिए बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ CUET एस्पिरेंट्स के तो बहुत ही ज़्यादा है, और भी बच्चे जिन्हें 12th की अपनी प्रिपरेशन को और कैरी ऑन फॉरवर्ड करना है वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। इनफैक्ट सबके लिए। तो अब बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं, और आज के वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड एजियोट्रॉप्स सॉल्यूशंस के। इससे पहले हमने दो पार्ट कवर अप किए थे, एक जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन जाना था, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हेनरीज लॉ, और फिर दूसरे में हमने राउट्स लॉ के बारे में पढ़ा था, डेल्टन्स लॉ के बारे में थोड़ा सा जाना था, और साथ ही साथ आपके आइडियल नॉन आइडियल की बात भी की थी। तो अब जो उसी का अगला पार्ट है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और एजियोट्रॉप्स। तो आज हम इन्हीं टॉपिक्स पे बेसिक फोकस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। क्या कोई मुझे बता सकता है, या मेरे बताने से पहले आप सोचिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। उम्मीद है आपने सोच लिया होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे आपके लिए डेफिनेशन, ताकि आपको यहाँ पर समझाने में थोड़ी सी आसानी रहे। तो डेफिनेशन यहाँ पे आप लिख लीजिए। डेफिनेशन क्या होता है? प्रॉपर्टीज which depend properties which depends upon number of solute particles in the solution is called as, या यहाँ पे आप R लिख लीजिए, R called as colligative properties। तो सिंपल सा हम लोग का यहाँ पे मतलब है कि सॉल्यूशंस की ऐसे खास प्रॉपर्टीज जो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करें कि हमने सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट वहाँ पर डाला हुआ है, उनकी अमाउंट क्या है। सिर्फ उन्हीं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टीज को ही हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इस बात पर कभी डिपेंड नहीं करेंगी कि किस तरीके का सॉल्यूट है या उसमें हमने और एक्स्ट्रा क्या डाला है, वो बस इस बात पर डिपेंड करेंगे कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स उस सॉल्यूशन में हमारे मौजूद हैं। ये कभी भी नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर डिपेंड नहीं करेंगी। तो ऐसा सवाल CUET में कई बार आ चुका है, जिसमें पूछा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, डायरेक्टली पूछ लिया है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिर्फ नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर डिपेंड करें और उनके नेचर पे कभी भी डिपेंड ना करें। तो ये बात आप यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए। इट डज नॉट डिपेंड, यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, यानी कि किस तरीके का आपने सॉल्यूट डाला है सॉल्यूशन बनाने के लिए, उस पर ये कभी भी डिपेंड नहीं करेंगे। ये सिर्फ डिपेंड करेंगे कि उसमें कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं। यही बस आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ऐसा कोई खास चीज़ नहीं देखने को मिलता है। इसका जो अगला जो सबसे मेजर स्टेप होता है वो होता है कि इनके टाइप्स, क्योंकि सॉल्यूशन में बेसिकली इनके टाइप्स ही जो है वो यहाँ पर रोल प्ले करते हैं, और यहीं से सवाल आपके CUET एग्जाम में बनते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो आपकी 4 टाइप की होती हैं, 4 टाइप्स, और एक एक करके हम यहाँ पे इनको देखने वाले हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपकी होती है वो होती है, ये पता नहीं क्या आ गया है, इसको रहने दीजिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, आप इस बात से तो इतना समझ रहे होंगे कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा उसमें कुछ ना कुछ गिरावट आएगी, या वो डाउन होता दिख रहा होगा, क्योंकि नाम से ही हमें ये सजेस्ट चलता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इसका हम स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं। तो स्टेटमेंट लिखने के लिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए यहाँ क्या होता है, वेपर प्रेशर of pure solvent is always greater than vapor pressure of solution।
vapor pressure of solution, vapor pressure of solution when non-volatile solute, when non-volatile solute is added to it, यानी कि जब आप नॉन वोलाटाइल सल्यूट डाल देंगे तब उस केस में सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, इज एडेड टू इट। इज एडेड टू इट। तो यही आपका बेसिक होता है इसका स्टेटमेंट। अब इसको आप किसी अपने वर्ड्स में बना के लिखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, और इसका जो लेकिन मतलब जो है वो सेम आना चाहिए, मतलब में कोई डिफरेंस यानी कि उसके कंसेप्ट में कोई दिक्कत या कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो गलत हो सकता है। तो इसका देखिए सिंपल सा स्टेटमेंट होता है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू इट। यानी कि किसी भी सोल्यूशन के वेपर प्रेशर में हमें गिरावट या रिलेटिव लोअरिंग देखने को मिलती है। कब देखने को मिलती है? जब हम उसमें कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या है ये आप खुद से पता लगाइएगा, आपको खुद से भी यहाँ पर आना चाहिए। बताने के लिए तो मैं आपको यहाँ पे सब बता सकता हूँ, लेकिन आपको अपने से भी थोड़ा नॉलेज गेन करने की ट्राई करते रहनी चाहिए। नॉलेज गेन करना ही हमारी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिव होता है। ओके, तो जब भी आप अपने एक सोल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तब क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और फिर उसके बेसिस पे हमने जो उसमें सॉल्वेंट डाला है, अब वो सॉल्वेंट क्या है, वो प्योर सॉल्वेंट है। क्योंकि प्योर सॉल्वेंट कब होता है, जब सॉल्वेंट में किसी भी तरीके का कोई भी अलग तरीके के पार्टिकल्स उसमें मिक्स ना हो, एकदम क्लीन हो। जैसे मान लीजिए आपने वाटर ले लिया, तो प्योर सॉल्वेंट उसके वेपर प्रेशर में इंक्रीज हो जाएगा जैसे ही आप उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाहर से ऐड करेंगे। इसका मतलब कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है, प्योर सॉल्वेंट ऑलवेज ग्रेटर देन सॉल्यूशन, किस रिस्पेक्ट में, वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में। यानी कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होगा जब आप उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे, और इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं है। बेसिक जो इसका एक चीज़ आता है एग्ज़ाम में, चाहे बोर्ड के पर्सपेक्टिव से हो या सीयूटी के पर्सपेक्टिव से हो, वो होता है इससे न्यूमेरिकल्स होने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं। अब सबसे पहले उससे पहले एक और बात जान लीजिए, क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो ये कभी भी डिपेंड नहीं करेगी किस पे, इस पे नहीं करेगी, नेचर पे। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कभी भी सॉल्यूट के पार्टिकल्स के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ उनके अमाउंट पर डिपेंड करेगी। अब बेसिक स्टेटमेंट मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दी है। अब सबसे बड़ा बात यहाँ होता है इसका जो फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला यहाँ पे सबसे मेन होता है। तो यहाँ पे अब हम लिखने वाले हैं इसका फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आप यहाँ पे जान लीजिए। फॉर्मूला होता है आपका पी नॉट, यानी कि ये जो पी नॉट है ये आपका प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, और ये जो पी है ये आपका वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का, अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू काई बी। अब काई बी आप सभी जानते हैं क्या होता है, काई होता है आपका मोल फ्रैक्शन, और बी हमने लिया है यानी कि सल्यूट के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि हमारा जो भी इनका डिफरेंस निकल कर आएगा, और अपॉन जब डिवाइड करके हम इसको वेपर प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर से डिवाइड कर देंगे, तब जाके हमें जो भी वहाँ पर हमारा आंसर आएगा वो इक्वल टू हमारा काई बी होगा, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के इक्वल होगा। और काई बी को आप एक और रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं जो आप सभी जानते हैं, ये हो जाएगा आपका एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, किसी एक जैसे हम बाइनरी मिक्सचर पढ़ रहे हैं तो जैसे हमें सल्यूट का निकालना है, तो सल्यूट का जितना नंबर ऑफ मोल्स होगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गिवन सॉल्यूशन, उस बेसिस पे हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, और हमारा यही हमारा ओवरऑल रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का एग्जाम्पल या फॉर्मूला आ जाता है। अब इसकी डेरिवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो डेरिवेशन आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। डेरिवेशन में कोई बहुत ज़्यादा खासियत नहीं है, डेरिवेशन जल्दी आता भी नहीं है, और आजकल के पेपर्स में तो डेरिवेशन आने का उम्मीद ही खत्म हो चुका है, बहुत कम आते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको डेरिवेशन एक बार जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम एक अलग से वीडियो में डेरिवेशंस भी कुछ करा देंगे जितने फिजिकल केमिस्ट्रीज में आते हैं। और तब तक के लिए आप चाहें तो अपनी एनसीईआरटी को प्रेफर कर सकते हैं, एनसीईआरटी में भी डेरिवेशन बहुत अच्छे से दिया हुआ है।
तो यही आपका होता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, और ज़्यादा इससे ज़्यादा और ज़्यादा चीज़ें नहीं आती। एक चीज़ जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो इससे न्यूमेरिकल्स। आप न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, आप सारे न्यूमेरिकल को अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका एक बहुत अच्छा तैयार यहाँ पर ये वाला टॉपिक हो जाएगा। तो अब चलते हैं अपने सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब जैसे हमने पढ़ा कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर यानी कि सोल्यूशन वेपर प्रेशर में गिरावट आ रही है, यानी कि वो डाउन हो रहा है। लेकिन अब क्या होता है, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालते हैं तो वेपर प्रेशर तो वहाँ पे कम होगा, और लेकिन वहाँ क्या बढ़ेगा, वहाँ क्या बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट। क्या इस प्रॉपर्टी का नाम है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि जब भी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालेंगे एक सोल्यूशन में तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के मुकाबले, लेकिन वहां पर जो ट्विस्ट आएगा वो रहेगा बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट जो आपका रहेगा वो आपका सोल्यूशन का ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। याद रखिएगा, जब भी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालेंगे सोल्यूशन में तो सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो ऑलवेज ग्रेटर रहेगा किससे, प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से। इसका स्टेटमेंट यहाँ पे आप लिख लीजिए जो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि when non-volatile solute is added, when non-volatile solute is added, non-volatile solute is added to the solution, added to the solution, when non-volatile solute is added to the solution, एक सेकेंड, हाँ ठीक, ओके। देखिए, जब भी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालेंगे सोल्यूशन में तो क्या होगा, इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट याद रखिएगा, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज एलिवेटेड, या आप चाहें तो इंक्रीज भी लिख सकते हैं, एलिवेटेड और इंक्रीज्ड, और इंक्रीज्ड, which is always greater than the, which is always greater than the boiling point of, which is always greater than the boiling point of the pure solvent, of the pure solvent। तो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर होती है कि when non-volatile solute is added to the solution, its boiling point is elevated or increased, which is always greater than the boiling point of the pure solvent। यानी जब भी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को एक सोल्यूशन में डालोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट वहां पर बढ़ जाएगा, जो कि ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से जब उसमें भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड होगा। तो यही सिंपल सा बात आपका यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में पढ़ा था कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे क्या ग्रेटर होगा, क्या ग्रेटर होगा, यहाँ पे ग्रेटर होगा आपका सोल्यूशन। यहाँ सोल्यूशन जो रहेगा वो आपका बड़ा रहेगा प्योर सॉल्वेंट से जब हम लोग किस एस्पेक्ट में बात करेंगे, जब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के एस्पेक्ट में बात करेंगे, जब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के एस्पेक्ट में बात करेंगे। यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के डालने पर हमारा सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यही आपका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पूरा होता है। अब जैसा कि पिछले प्रॉपर्टी में हमने देखा था वहाँ पे फॉर्मूला होता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि इसमें भी यहाँ पर फॉर्मूला ना हो और न्यूमेरिकल ना आए, तो यहाँ पे भी आपका एक फॉर्मूला होता है। तो आगे चल के देखते हैं। तो आपका यहाँ पर जो फॉर्मूला बनकर आता है वो बनता है आपका डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू मोलैलिटी। ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला बनकर आता है। यही आपका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट निकालने का तरीका होता है। अब ये स्मॉल एम यहाँ पे जो होता है वो आप सभी जानते हैं क्या होता है, वो होता है आपका मोलैलिटी। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि स्मॉल एम का मतलब मोलैलिटी, और ये जो के बी यहाँ पर होता है ये आपका एक कांस्टेंट होता है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये आपका एक कांस्टेंट होता है।
और कांस्टेंट कब आता है, जब वहां पर प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटाना पड़ता है। तो एक चीज हमें यहाँ से और पता चलती है कि हमारा जो डेल्टा टीबी होता है यानी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके मोलैलिटी के। ये मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर आपने मोलैलिटी की वैल्यू को इंक्रीज किया तो आपका डेल्टा टीबी भी बढ़ जाएगा। तो ये भी चीज़ आपको एक ध्यान में रखने वाली आनी चाहिए। डेल्टा टीबी हमने देख लिया, डेल्टा टीबी का भी यहाँ पे लिख देता हूँ। ये होता है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ मैं बीपीटी लिख देता हूँ, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मीन्स डिफरेंस, यानी कि प्योर सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर के प्योर सॉल्वेंट और सोल्यूशन के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का क्या डिफरेंस आ रहा है, अब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड हो रहा है। तो एक और चीज़ आप यहाँ लिख सकते हैं, ये आपका होता है टी बी माइनस टी नॉट बी प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ये भी आपका यहाँ पे बनकर आता है। डेल्टा टी बी को हम लोग यहाँ पर कहें तो डेल्टा टी बी होता है आपका टी बी माइनस टी नॉट बी, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है तो टीबी जो रहेगा वो आगे आएगा, और क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का कम होता है तो प्योर सॉल्वेंट वाले को हमें वहाँ से माइनस करना है, तो वो हमारे यहाँ पर बाद में आएगा। यानी कि जो टीबी है वो आपका यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट है किसका, सोल्यूशन का, यानी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। और फिर उसके बाद जो आपका ये टी नॉट बी है, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है किसका, इसका है, ये है आपका प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का ये है। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, डेल्टा टी बी आएगा, फिर उसको मोलैलिटी से डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व कर दे तो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आ जाता है। यहाँ पे दो और चीज़ें जो कभी कभी पूछ दी जाती हैं, वो यहाँ पे मॉलिकुलर वेट निकालने के लिए कभी कभी दे देता है डेल्टा टी बी देखिए, तो आपको वो भी निकालना यहाँ पे आना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला देखिए ऐसा होता है कुछ, ये होता है आपका डेल्टा टी बी इंटू के बी। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन, यहाँ पर ये हो जाएगा एम बी, और नीचे क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट 1 किलोग्राम सॉल्वेंट पे निकालना है, तो सॉल्वेंट का हमें यहाँ पर मॉलिकुलर मास पता होना चाहिए। अब क्योंकि ये ग्राम में अगर ये दिया रहेगा, अगर ये ग्राम में दिया है तब इसको हम यहाँ पे ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और तब जाके हमारा डेल्टा टी बी यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं। एक बार मैं आपको रब करके दिखा देता हूँ अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ जाए। एक बार यहाँ पे इरेज करते हैं, आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 2 3 ओके। तो मैं यहाँ पे इसको रब करता हूँ पूरा, ताकि आप लोग को समझा सकूँ और यहाँ पे बातें और काफ़ी। तो देखिए नोट्स की आप टेंशन मत करिए, नोट्स मैं आपको यहाँ पे अपने हाथों से लिखवाता हूँ, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आप लोग ख्वाहिश होगी तो हम लोग इसका आपको पीडीएफ आगे चल के प्रोवाइड कर देंगे, जैसा आपकी इच्छा रहेगी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत यहाँ पे आप लोग को नहीं है। ओके हाँ, तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे पेन लेके आपको यहाँ पे बता देते हैं कि यहाँ पे क्या करना है। तो देखिए सबसे पहला आपका जो बेसिक फॉर्मूला है वो है आपका डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। ओके, सबसे पहला वाला फॉर्मूला ये जो सबसे आसान यहाँ पर है, जब आपसे डायरेक्टली डेल्टा टी बी पूछ दें और के बी दे के मोलैलिटी देखें। और जब ऐसा नहीं रहता है तो आपको क्या करना है, तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये आपका मॉलिकुलर वेट है। ओके, इंटू 1000 अगर आपका ग्राम में वहाँ पर सॉल्वेंट का वहाँ पे आपको मोलर मास दिया हुआ है, और अपॉन कितना हो जाएगा ये एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब डब्ल्यू बी बाई एम बी जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने का तरीका है, और डब्ल्यू ए बाई एम में आपका होता है सॉल्वेंट के मोल्स को निकालना। तो हमें कभी कभी क्या रहता है कि ये एम बी निकालने को भी पूछ देता है कि हमें बता दो कि उस गिवन सोल्यूट का मोलर मास क्या है। आपको वहाँ पर कुछ वहाँ पे उसका नॉर्मल वेट कुछ वेट आपको दे देगा और आपको टोटल पूछेगा, तो वो भी निकालने का एक तरीका होता है। तो वो तरीका में बस क्या करना है, ये और ये दोनों, इन दोनों में बस आपसी में यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे में बदल जाते हैं, ये उधर चला जाता है, ये इधर आ जाता है। ये क्या होगा, एक और तरीका होता है एम बी हो जाता है आपका के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम, ये हो जाएगा आपका डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। और अगर डब्ल्यू ए निकालने को देगा तो डब्ल्यू ए को इधर स्वैप कर देंगे, तो ऐसे ही करते करते हमें यहाँ पे मिल जाएगा।
ऐसे WA भी दिखा देते हैं। WA आपका हो जाएगा KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन ये हो जाएगा डेल्टा TB इंटू MB। ये जो आपका लेफ्ट साइड में रहता है और राइट साइड में जो डिनोमिनेटर रहता है, इन्हीं तीन में से ही आपका ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है। इन तीनों में से कोई एक चीज़ आपसे पूछ देगा, दो चीज़ देके, और आपको बस उसको फॉर्मूला लगा के फाइंड करना होगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको बहुत आराम से कर लेंगे। तो इतने सारे फॉर्मूले देखिए यहाँ पे बन के आ जाते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, SI यूनिट भी कभी कभी यहाँ पर एग्जाम में पूछ दिया जाता है जब MCQs का टर्न आता है। तो SI यूनिट याद रखिएगा, इसका होता है केल्विन kg मोल इनवर्स। मोल इनवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, केल्विन kg पर मोल। तो ये इसका यहाँ पर SI यूनिट होता है। उम्मीद है आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो अब जो तीसरा प्रॉपर्टी होता है वो होता है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है आप खुद सोचिए। हमने अभी तक रिलेटिव लोअरिंग की बात की, हमने एलिवेशन की बात की बॉइलिंग पॉइंट में और रिलेटिव लोअरिंग की वेपर प्रेशर में। तो अब फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है, यानी कि ठंडा होकर बर्फ बन जाना, ऐसा कुछ फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि नॉर्मल एग्जांपल समझाता हूँ कि फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब जैसे कि आपका पानी है, आप उसको कितने टेम्परेचर पर रखेंगे ताकि वो फ्रीज होकर आपका वहाँ पर बर्फ बन जाए, ताकि आप उस बर्फ को कोल्ड ड्रिंक में डाल के पी सकें। और भी कई सारी चीज़ों में, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं बर्फ खा भी लेते हैं, तो आपको यहाँ पे बर्फ ऐसे नहीं खानी चाहिए, लेकिन ये खाली एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट में भी यहाँ पे गिरावट होगी, फ्रीजिंग पॉइंट में भी गिरावट यहाँ पर होगी। यानी कि हम जैसे ही नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को डालेंगे सोल्यूशन में, तो हमने देखा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, सोल्यूशन का, सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का कम हो जाता है। वेपर प्रेशर जो रहता है वो सोल्यूशन का कम हो जाता है, प्योर सॉल्वेंट का बढ़ जाता है। लेकिन अब यहीं पे क्या होता है, यहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट का जो कंसेप्ट एक आता है, वो भी आपका नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डालने पर सोल्यूशन का कम हो जाता है और प्योर सॉल्वेंट का वो बढ़ जाता है। तो इन तीनों में बहुत ही तगड़ा रिलेशन यहाँ पर बन रहा है। अगर आपको यहाँ पर समझ में आए तो सबसे पहले समझाने के लिए कहें तो मैं आपको यहाँ पर रिलेशन बता देता हूँ। तो देखिए, याद रखिएगा, वेपर प्रेशर को मैं VP से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। VP जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके फ्रीजिंग पॉइंट के। फ्रीजिंग पॉइंट को मैं FT से लिख रहा हूँ, और ये जो रहेगा आपका दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा बॉइलिंग पॉइंट के, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के। तो ये जो कंसेप्ट मैंने यहाँ पे आपको बताया है, इससे सवाल कई बार आ चुका है, और ये सवाल यहाँ पर पूछने के चांसेस 100% मैं आपको कह सकता हूँ कि इससे सवाल CUET में तो ज़रूर आएंगे। आपको यहाँ पर किसी एक सोल्यूशन का सॉल्वेंट के साथ आपको वहाँ पर बता देगा कि वेपर प्रेशर इसका इतना है, तो आपको बताना है कि बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, इक्वल रहेगा या कुछ और रहेगा, वगैरह वगैरह बातें यहाँ पर आएंगी। तो आपको ये रिलेशन अगर याद रहेगा इन तीनों के बीच का, तो आप कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन इन पे बेस्ड आप आराम से कर लेंगे। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत वहाँ पे नहीं पड़ेगी। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसके स्टेटमेंट के बारे में। स्टेटमेंट आपको यहाँ पे क्या लिखनी चाहिए। तो अगर मैं NCERT के थ्रू आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, NCERT के थ्रू मैं आपको एक बार यहाँ पे देख के बता देता हूँ, ताकि आप लोग को, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट का स्टेटमेंट ऐसे लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, कभी कभी बहुत लोगों को यहाँ पर हो जाता है। लेकिन अगर NCERT के थ्रू मैं आपको लिखवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं NCERT के थ्रू आपको यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आपको टेंशन यहाँ पे ना हो। तो जस्ट आप वेट कीजिए, 1 मिनट की वेट कीजिए, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए, NCERT के थ्रू मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। ओके, तो जब भी आप नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डालेंगे, व्हेन नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज एडेड, कहाँ ऐड करेंगे, सोचिए सोचिए, कहाँ ऐड करेंगे आप इसको, कहाँ ऐड करेंगे, इज एडेड टू द सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्वेंट में जैसे ही आप नॉन वोलाटाइल सोल्यूट यहाँ पर डालेंगे, एक सेकंड रुक जाइए जरा, हाँ तो देखिए हम लोग कहाँ थे, जब भी नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को हम लोग सॉल्वेंट में डालेंगे तो क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर जो रहेगा वो यहाँ पर बढ़ जाएगा।
वेपर प्रेशर जो रहेगा वो यहाँ पर क्या होगा, बढ़ जाएगा, इज इंक्रीज्ड। याद रखिएगा हम यहाँ पे सॉल्वेंट के बारे में लिख रहे हैं, सोल्यूशन के बारे में नहीं लिख रहे हैं, तो आपको ये चीज़ याद रखना चाहिए। प्योर सॉल्वेंट, यहाँ पे एक चीज़ लिख लीजिए, पूरा बात लिख लीजिए, प्योर सॉल्वेंट का आपका यहाँ पर वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। या एक काम करते हैं, आपको सिंपल हम लोग सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में लिखवा देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा आसान आपके लिए रहेगा। जाइए तो एक बार इरेज कर देता हूँ मैं। एक काम करता हूँ, प्योर सॉल्वेंट ही बस हटा देता हूँ, जिससे कि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। ज़्यादा वैसे दिक्कतें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, वन सेकेंड, हाँ, तो देखिए जैसे आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को सोल्यूशन में डाला तो क्या होगा, उसका जो वेपर प्रेशर रहेगा वो डिक्रीज हो जाएगा। इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीज, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, जो कि क्या होगा, विच विल बी इक्वल टू, वो किसके इक्वल हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू द, एक मिनट, एनसीईआरटी एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है एग्जैक्ट, आपको ताकि आना चाहिए। यहाँ पे एनसीईआरटी आपके लिए याद रखिएगा, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ तो देखिए, उसका जो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा वो इक्वल किसके होगा, विच विल बी इक्वल टू दी सॉलिड सॉल्वेंट, विच विल बी इक्वल टू दी सॉलिड सॉल्वेंट, किसके, सॉलिड सॉल्वेंट के, इस पे लोअर टेम्परेचर पे। लोअर टेम्परेचर क्यों, क्योंकि फ्रीज कब होता है, जब टेम्परेचर डाउन होता है, यानी कि जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा आपका कोई भी गर्म चीज़ यहाँ पर ठंडा होकर जम जाएगा। यही बात यहाँ पर बस एनसीईआरटी में सिंपल वे में लिखी हुई है कि जब भी आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को सोल्यूशन में डालेंगे तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा, यानी कि घट जाएगा, जो इक्वल हो जाएगा सॉलिड सॉल्वेंट के लोअर टेम्परेचर पे। यानी कि सिंपल वे में कहें तो ये सॉलिड सॉल्वेंट आपका कुछ नहीं बल्कि फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट, इतना इससे आप बस समझ लीजिए कि आपका जो वेपर प्रेशर वहाँ पर डिक्रीज हो रहा है सोल्यूशन का, एज इन कंपैरिजन टू प्योर सॉल्वेंट, वो आपका वेपर प्रेशर जो रहेगा वो इक्वल हो जाएगा उसी सोल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट के। समझे, ये रिलेशन से डायरेक्टली समझ लो यार, ये रिलेशन जो समझ गया ना उसके लिए बहुत आसान है। बस क्या करना है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को सोल्यूशन में डालो, फिर क्या होगा, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट, और फ्रीजिंग पॉइंट भी जो रहेगा वो सोल्यूशन का कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, अरे आई मीन सोल्यूशन का कम हो जाएगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। यही बात बस आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है। अब यहाँ पे क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे भी कोई ना कोई फॉर्मूला तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या आएगा, यहाँ पर हम इसको डिनोट करते हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा टीबी से करते हैं तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा टीएफ से करेंगे, और ये इक्वल किसके हो जाएगा यहाँ पे, के एफ इंटू मोलैलिटी। अब के एफ जो है वो भी आपका यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, एम स्मॉल एम आपके यहाँ पे मोलैलिटी है, तो ये जो के एफ आपका यहाँ पर है, ये के एफ को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे कहते हैं इसको क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये आपका होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये भी आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। यानी कि फिर से एक बार क्या होगा, ये आपका डेल्टा टी एफ रहेगा, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा डायरेक्टली मोलैलिटी के, यानी मोलैलिटी बढ़ाओगे तो ये बढ़ जाएगा। एसआई यूनिट यहाँ पे याद रखना ज़रूरी है, एसआई आपका और कुछ नहीं बल्कि फिर से वही केल्विन केजी पर मोल या केल्विन केजी मोल इनवर्स होगा। अब यहाँ पे भी सेम हमें कोई डिफरेंस नहीं करना है, सेम इसका पूरा का पूरा प्रोसीजर एज कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर है। बस हमें क्या करना है, जैसे बैक साइड देखिए, ये जो आपका यहाँ पे डेल्टा टी बी जहाँ जहाँ लिखा हुआ है बस इसको डेल्टा टी एफ से हमें क्या करना है, डेल्टा टी बी और ये के बी को दोनों को बस डेल्टा टी एफ और के एफ से रिप्लेस कर देना। बाकी पूरा का पूरा ये प्रोसीजर, पूरे के पूरे फॉर्मूले एकदम एक्जैक्ट सेम वहाँ पर बनेंगे। तो यहाँ पे हम एक बार आपको लिखवा देते हैं ताकि आपको टेंशन ना हो। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, डेल्टा टी एफ जो रहता है, अब क्योंकि यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा तो यहाँ पर टी नॉट एफ आगे आ जाएगा और ये माइनस यहाँ पे टी एफ हो जाएगा, और ये जो टी एफ है ये हमारे सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है जो कि कम है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से। तो बस अब यही हमें यहाँ पे लिखना है, तो एक बार फॉर्मूला देख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इन टू डब्ल्यू बी, और अगर ग्राम में आपका दिया हुआ है सॉल्वेंट का मास तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा आपका पॉइंट एम बी इंटू डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए आपका सॉल्वेंट का है, डब्ल्यू बी बाई एम बी आपका सॉल्यूट का है। एक बार और यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए, एक सेकेंड ये क्या हो गया, इसको फिर से लिख देता हूँ, वन सेकेंड।
तो टेंशन की कोई बात नहीं है। हाँ तो देखिए, आप कभी पूछेगा एम बी निकाल दो, तो एम बी इधर चला जाएगा, क्या होगा ये के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। अब डब्ल्यू ए पूछेगा तो डब्ल्यू ए को इधर भेज देंगे, डब्ल्यू ए इधर आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 ग्राम्स में है तब, और अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू यहाँ पर एम बी। तो इतने सारे फॉर्मूलेज यहाँ पर आपके फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के बनेंगे। एग्जाम में ये पूछा गया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से कौन सी नहीं है, तो आपको एग्जैक्ट वर्डिंग याद होनी चाहिए कि वेपर प्रेशर में गिरावट हो रही है, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्या करते हैं ये लोग, फ्रीजिंग पॉइंट हल लिख के देते हैं, डिप्रेशन लिखते नहीं है। और जितने भी लोग यहाँ पे बच्चे होते हैं सब के सब इसी गलती को करके हमेशा गलत ऑप्शन यहाँ पे मार्क करके चले आते हैं। तो आपको इनसे बचने की जरूरत यहाँ पर है। ओके, तो अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। आपको एसआई पता चल गया, फॉर्मूला पता चल गया, और अगर केएफ को निकालना हो तो केएफ को इधर रिप्लेस करके आप चाहें तो उसको भी यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। एक बार लिख ही देता हूँ यहाँ पे एक लाइन खींच के, ताकि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। जैसे मान लीजिए केएफ आपसे पूछ देगा, तो केएफ तो कॉन्सेप्ट पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये पूछ दे इनफैक्ट, तो आपको क्या करना है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर एम बी इंटू डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए, और ये अपॉन में हो जाएगा आपका डब्ल्यू बी इंटू 1000। कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं है, सब एग्जैक्ट का सेम टू सेम यहाँ पर सब है। अब डब्ल्यू बी निकालना हो तो डब्ल्यू बी को उधर रख दो, ये एक बार और देख लेते हैं। तो डब्ल्यू बी आपका इधर चला गया, एम बी हो गया इंटू डेल्टा टी एफ हो गया इंटू डब्ल्यू ए हो गया, और अपॉन ये हो जाएगा आपका के एफ इंटू 1000। तो सारे के सारे तरीके मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। इससे बाहर और कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आने वाला है आपके बोर्ड में और सीयूईटी में, और बाकी एग्जाम्स में भी आप देख सकते हैं। उसमें थोड़ा सा और एडवांस आता है, तो आप चाहें तो और एडवांस में थोड़ा पढ़ सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं आपको उसमें भी और एडवांस चीज़ें यहाँ पे बता सकता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर और कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना बहुत है आपके लिए। तो आप बढ़ते हैं हम आगे। तो अब हमारी जो चौथी और आखिरी प्रॉपर्टी होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में, वो होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर से आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि ऑस्मोसिस सबसे पहले आपको दिमाग में आया होगा। जो भी इस प्रॉपर्टी को पहले सुनता है उसके दिमाग में सबसे पहले यहाँ पे ऑस्मोसिस आता है कि ऑस्मोसिस के बारे में जानना है। तो अब सबसे पहले आप सोचिए कि ऑस्मोसिस क्या होता है। एक मिनट, मैं तब तक यहाँ पर आपका थोड़ा सा नोट्स वगैरह की प्रिपरेशन एक बार देख लेता हूँ। एनसीईआरटी को भी मैं एक बार आपके यहाँ पे समझ लेता हूँ, ताकि आपको यहाँ पर एनसीईआरटी के थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको यहाँ पे सब कुछ आना चाहिए। उम्मीद है आपने यहाँ पर अब वीडियो को यहाँ पे रोक के थोड़ा समझा होगा, थोड़ा और कुछ देखा होगा। तो याद रखिएगा, हम जो प्रेशर लगाते हैं, यानी कि डेफिनेशन यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ कि प्रेशर जो अप्लाई किया जाता है, प्रेशर विच इज अप्लाइड, प्रेशर विच इज अप्लाइड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, यानी कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को ही हम लोग यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। यही आपका यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर विच इज अप्लाइड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि सोल्यूशन में हमें ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए कुछ यहाँ पर प्रेशर लगाना पड़ता है। उसी प्रेशर को जो हम लगाते हैं ताकि वो प्रोसेस ऑस्मोसिस का रुक जाए, उसी को ही हम यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस जैसा आप नॉर्मली जानते होंगे कि जैसा कोई भी सर्टेन मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है, कहाँ से, एक हायर कंसंट्रेशन से एक लोअर कंसंट्रेशन में, यानी कि जहाँ पर उनकी मात्रा ज़्यादा है वहाँ से थोड़ा सा कम करने के लिए जब उन पार्टिकल्स को यहाँ पर फ्लो कराया जाता है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तब यहाँ पर आपका वो प्रोसेस ऑस्मोसिस कहलाता है। तो बस वही प्रोसेस यहाँ पे सोल्यूशन में भी होता है, जब सोल्यूट को हम ऐड वहाँ पर करते हैं तो उसी को रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रेशर लगाते हैं, उसी प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर कुछ और यहाँ पे जानने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत है आपके लिए। और इसका जो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है, इसको सबसे पहले तो हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर पाई से।
पाई से इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और पाई जो होता है ये इक्वल टू आपका होता है पाई इज इक्वल्स टू CRT। ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला ऑस्मोटिक प्रेशर का बनता है। अब ये जो C क्या होता है, C यहाँ पर आपका और कुछ नहीं बल्कि आपकी मोलैरिटी होती है, ये यहाँ पर आपको जानना चाहिए। R जो होता है वो आपका गैस कांस्टेंट होता है, T आपका यहाँ पर टेम्परेचर होता है। तो याद रखिए पाई जो है वो यहाँ पर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो यहाँ पे आपका क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक। C जो है वो आपकी यहाँ पर मोलैरिटी है। हमने पिछले दो प्रॉपर्टीज़ में बात की है, वहाँ पे हमने मोलैरिटी की बात की है, मोलैरिटी की नहीं। मोलैरिटी की बात हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर में करते हैं, कैपिटल है। यहाँ पे वैसे इसको C से डिनोट किया जाता है इस प्रॉपर्टी में। R यहाँ पे होता है आपका गैस कांस्टेंट। जिन्होंने 11th में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ढंग से नहीं पढ़ी होंगी उन्हें R का मतलब यहाँ पे नहीं याद होगा। R की वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे ली जाती है वो होती है 8.314 जूल पर केल्विन मोल। ये आपके यहाँ पर ली जाती है R की वैल्यू, यानी कि गैस कांस्टेंट की वैल्यू। और जो T होता है वो यहाँ पर आपका टेम्परेचर होता है। अब इस फॉर्मूले को आप चाहें तो और ज़्यादा भी खोल के लिख सकते हैं, मोलैरिटी का पूरा फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तब जाके आपको यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पे समझ में आएगी। जैसे पाई को हम लोग यहाँ पर अगर खोल के लिखें तो ये क्या हो जाएगा, ये होता है WB/MB। ये ऊपर आपका R से मल्टीप्लाई होगा, T से मल्टीप्लाई होगा, 1000 से मल्टीप्लाई होगा अगर आपका यहाँ पर, क्योंकि मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का अगर यहाँ पर मिलीलीटर में दिया हुआ तब 1000 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो WB/MB इंटू ये हो जाएगा WA। अगर ये यहाँ पर मिलीलीटर्स में दिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मिलीलीटर्स में नहीं रहेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, इस चक्कर में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे पूरा फॉर्मूला यहाँ पर होता है। अब ये WB/MB WA का मतलब तो आप यहाँ पे आराम से समझ गए। अब क्या रहता है, अब 3 केसेस यहाँ पे बनते हैं, काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब क्या होता है इसमें ना 3 केसेस बनते हैं। जैसे एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि आपको 2 सोल्यूशन दे, जैसे मान लीजिए ये आपका एक A सोल्यूशन है और ये आपका एक B सोल्यूशन है। यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ पाई1 है और यहाँ पे कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई2 है, ठीक। तो अब क्या रहेगा कि केसेस यहाँ पे 3 केसेस बनेंगे। एक केस होगा कि आपका पाई1 जो रहेगा वो पाई2 से बड़ा रहेगा, यानी कि सोल्यूशन A का जो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा वो ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन B। फिर दूसरा क्या बनेगा, आपका ये जो पाई1 रहेगा वो पाई2 से छोटा, यानी कि हमारा जो सोल्यूशन B है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर पहले वाले के ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा रहेगा। और तीसरा केस आपका बनेगा जब यहाँ पर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये केसेस भी यहाँ पर आते हैं, आपको ये तीनों केसेस यहाँ पर इनका कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या रहता है, जब ये तीनों का केस बनेगा तो यहाँ पर बेसिकली पूछता है कि किस तरीके का सोल्यूशन वो है। जैसे मान लो कि अगर सोल्यूशन A का यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, तो जिस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा रहता है उस सोल्यूशन को हम लोग हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। तो एक चीज़ याद रख लो, क्या होगा, सोल्यूशन whose osmotic pressure is high, whose osmotic pressure is high, whose osmotic pressure is high as compared to is high as compared to is high as compared to other one, as compared to other one is termed as hypertonic solution। यानी कि जिस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सोल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में ज़्यादा रहे तो उस तरीके के सोल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। और जब ऐसा नहीं होता है and whose osmotic pressure is lesser, osmotic pressure is lesser as compared to other one, as compared to other one is termed as, क्या कहेंगे उसको, is termed as hypotonic solution, hypotonic solution। तो ये होता है आपका यहाँ पर हाइपोटोनिक सोल्यूशन, यानी कि जिस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा रहेगा उसको हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहेंगे और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम रहेगा उसे हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन
कहेंगे। और जब ये तीसरा केस यहाँ बन जाता है, यानी कि जब दोनों का ही ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो जाए, यानी कि ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे दो सॉल्यूशंस या उनसे ज़्यादा सॉल्यूशन, जब उन सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर एक दूसरे के इक्वल हो जाए, तो उस तरीके के सॉल्यूशन को हम यहाँ पर क्या कहेंगे? उस तरीके के सॉल्यूशन को हम कहेंगे यहाँ पर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो उसे हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरों के रिस्पेक्ट में ज़्यादा हो उसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, और जिसका कम हो दूसरों के मुकाबले में ऑस्मोटिक प्रेशर उसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। और जब सॉल्यूशंस के ऑस्मोटिक प्रेशर एक दूसरे के इक्वल हो जाए, तब उस तरीके के सॉल्यूशन को हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये आपके 3 तरीके के यहाँ पर सॉल्यूशन होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में जब बात होती है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई तो वीडियो को पीछे करके एक बार फिर देख लो। जितने नोट्स मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ पूरे के पूरे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लो, सब समझ में यहाँ पर आराम से आ जाएगा। और हाँ, एनसीईआरटी जरूर फॉलो करो यार, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के बेसिस पढ़ा रहा हूँ, तो पूरा एनसीईआरटी तुमको आना चाहिए। अगर एनसीईआरटी तुम कर ले रहे हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर एनसीईआरटी से तुमको कुछ नहीं आ रहा है, तब भाई तुम बहुत पीछे हो। तुमको यहाँ पे पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी यहाँ पर पड़ेगी। तो वो सब बातें तो बात की होती है। उम्मीद करता हूँ आपको जितना मैंने यहाँ पर अभी ये सब समझाया, पढ़ाया, सब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर इसकी एसआई यूनिट क्या होती है आप यहाँ से पूछेंगे। तो एसआई यूनिट क्या हो सकती है, सोचिए ज़रा। मैं एक बार आपके लिए और देख लेता हूँ कि एनसीईआरटी में भी क्या बाकी है। आई थिंक आपका यहाँ पे चारों प्रॉपर्टीज़ तो खत्म हो चुकी हैं। पाई 1 पाई 2 के बारे में भी बता दिया। हाँ, कुछ एग्जाम्पल्स इसके यहाँ पर हैं। एग्जाम्पल्स को आप एनसीईआरटी में खुद विजिट कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ कि जब आप लोग आम को, कच्चे आम को काट के रखते हैं अचार बनाने के लिए, तो क्या रहता है, जब आप उसको धूप में रखते हैं तो वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। तो सिकुड़ते टाइम क्या होता है, वो अपने अंदर जो वाटर स्टोर करके रखता है वो वहाँ से गायब होने लगता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर क्या कर सकते हो कि चिमड़े हुए लगते हैं, यानी कि बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, सूखे हुए लगते हैं। तो वो ऐसे ही होता है। तो वहाँ पे ऑस्मोसिस का प्रोसेस वहाँ पर अकर होता है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर रियल लाइफ में चाहो तो देख सकते हो, एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, एनसीईआरटी पढ़ के देख सकते हो, और भी बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल्स आपके लिए हैं। तो एग्जांपल्स आपको यहाँ पे सब आने चाहिए। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर एक यहाँ पर आपका और कंसेप्ट है, वो है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस का। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा, जस्ट ऑस्मोसिस के प्रोसेस का उल्टा। यानी कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, नेक्स्ट पेज पे एक बार देख ही लेते हैं। ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है। मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है। मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं उनका फ्लो होता है। कहाँ से होता है, हाई कंसंट्रेशन वाले रीजन से, हाई कंसंट्रेशन वाले रीजन से लो कंसंट्रेशन वाले रीजन में इनका फ्लो होता है। लो कंसंट्रेशन वाले रीजन में फ्लो होता है। ये तो आपका ऑस्मोसिस हो गया। अब जो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है उसमें क्या होता है, ये जस्ट उल्टा होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या करना है, रिवर्स ऑस्मोसिस में यहाँ भी मॉलिक्यूल्स का ही फ्लो होगा। मॉलिक्यूल्स विल बी फ्लोन, यानी यहाँ भी मॉलिक्यूल्स फ्लो करेंगे। ऐसा नहीं है कि रिवर्स ऑस्मोसिस होगा तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का फ्लो रुक जाएगा। बस ये क्या होगा, ये यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। ये जो हाई कंसंट्रेशन से यहाँ पे जो लोअर कंसंट्रेशन फ्लो होता है वो ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का फ्लो लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन से हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन में होगा। यही आपका रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आ गई तो वीडियो को लाइक कर दो यार, कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है वीडियो, तब ना पता चलेगा कि पढ़ाने का तुम लोग को कुछ अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, क्यों कुछ चेंजेस करनी चाहिए, तब ना हमें पता चलेगा। तो इतना ही बात आपके यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में बात यहाँ पर है। और एक आपका वाटर प्यूरिफिकेशन के थ्रू है, वो आपका यहाँ पर क्या है कि वाटर को कैसे प्यूरिफाई किया जाता है। तो वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग जब नदी के पानी को, या कह सकते हो सी वाटर को जब हम लोग लेते हैं, समुद्र के पानी को, तो उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स वहाँ पे आपके प्रेजेंट रहते हैं। खासतौर पर NaCl होता है, KCl होते हैं। तो उन सबको सेपरेट आउट करके जब हम प्योर वाटर को निकालते हैं तो वहाँ पर क्या रहता है, SPM का यूज़ होता है। जैसे मान लो ये यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर आपका सी वाटर है, ये सी का पानी है, यानी कि समुद्र का पानी है, सी वाटर है ये। अब क्या होगा, यहाँ पे कुछ यहाँ पर SPM लगाया जाएगा, यानी कि SPM को यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो इसको प्यूरिफाई कर देगा। अब प्यूरिफाई करके फिर ये हमें यहाँ पे फ्रेश वाटर दे देगा। ये हमारा यहाँ पे फ्रेश वाटर हो जाएगा। आई थिंक ये स्पेलिंग ठीक नहीं है, फ्रेश वाटर यहाँ पे ये हो जाएगा।
तो एसपीएम के थ्रू जब हम सी वाटर से फ्रेश वाटर बनाते हैं तब वहाँ पर वाटर प्योरिफिकेशन का प्रोसेस वहाँ पर होता है। इतना ही बातें यहाँ पर एनसीईआरटी के लिए हैं। आप चाहें तो इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी में ये आपका पेज नंबर 23 पे दिया रहेगा। फर्स्ट चैप्टर में आपका ये है। आप इसको एक छोटा सा पैराग्राफ है, आप इसको खुद से पढ़ के देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी। अब हम चलते हैं अपने इस वीडियो के आखिरी टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा आखिरी टॉपिक यहाँ पर आज होने वाला है एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स मैंने पिछले वीडियो में मिस कर दिया था क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से पहले आता है। तो एजियोट्रॉप्स मैं आपको एक बार यहाँ पे फिर से समझा देता हूँ कि एजियोट्रॉप्स, पहले बता देता हूँ कि एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं। तो एजियोट्रॉप्स आपके और कुछ नहीं, एजियोट्रॉप्स जो हैं वो आपके और कुछ नहीं होते हैं। मैं आपको एनसीईआरटी के बेसिस पे ही पढ़ा रहा हूँ, तो एनसीईआरटी में एक बार आपके लिए खोल लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पर मैं बता सकूँ किस पेज पे आपका एजियोट्रॉप्स के बारे में कंसेप्ट दिया हुआ है। तो एजियोट्रॉप्स जो है वो आपका पेज नंबर 14 पर यहाँ पर आपको दिया मिलेगा। 14 के लास्ट पैराग्राफ्स में आपको मिलेगा, नीचे के 1-2 पैराग्राफ्स में। तो एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? एजियोट्रॉप्स आपके ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी सोल्यूशन में हो उनका कंपोजिशन हमेशा इक्वल रहता है और उनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर रहती हैं। यानी कि अगर हम लोग एनसीईआरटी में देखें तो ये क्या होता है, ये ऐसे बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं, ऐसे बाइनरी मिक्सचर्स जिनका कंपोजिशन चाहे वो लिक्विड फेज में हो चाहे वेपर फेज में, किसी भी फेज में हो, उनका कंपोजिशन और उनकी प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। उनकी प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन हमेशा सेम रहेंगी, कोई डिफरेंस वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, चाहे कितनी भी लिक्विड्स को वहाँ पे मिक्स करके फेज वहाँ पे बना लो। तो यही आपके एजियोट्रॉप्स होते हैं। लिख लेते हैं कि बाइनरी मिक्सचर्स, एजियोट्रॉप्स की डेफिनेशन है ये, बाइनरी मिक्सचर्स, एक सेकेंड क्या हो रहा है, binary mixtures whose composition, binary mixtures, एक सेकंड यार, ये क्या हो रहा है, ग्लिच हो रहा है थोड़ा सा, एक सेकंड गाइस, whose composition and properties are same, whose composition and properties are same while in liquid or vapor phase, while in liquid or vapor phase, while in liquid or vapor phase are termed as azeotrophs, are termed as azeotrophs। तो ये आपकी बात यहाँ पे एजियोट्रॉप्स की हो गई। ऐसे बाइनरी मिक्सचर जो चाहे लिक्विड फेज में हो, गैसेस फेज में, वेपर फेज में, किसी फेज में हो, उनकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंस देखने को ना मिले, उन्हीं बाइनरी मिक्सचर्स को ही हम लोग यहाँ पर एजियोट्रॉप्स कहते हैं। ये आपके एजियोट्रॉप्स होते हैं। अब एजियोट्रॉप्स के यहाँ पे 2 टाइप होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स। एक होता है आपका यहाँ पर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एक होता है आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और एक होता है आपका यहाँ पर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब सिंपल बात में मैं आपको बता दूं तो इसका बहुत ज़्यादा लंबा डेफिनेशन नहीं है, ना ये इसका डेफिनेशन आपसे पूछेगा, इससे बेस खाली एग्जांपल और इसका बेसिक कंसेप्ट ही पूछेगा। तो देखिए, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स वो होते हैं जो तब फॉर्म होते हैं जब आपके नॉन आइडियल सोल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करें राउल्ट्स लॉ से, तब जाके आपके मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनते हैं। यानी कि इसके बारे में तब बनेगा फॉर्म व्हेन नॉन आइडियल सोल्यूशन, एक मिनट ये लाइन में रहता था क्या, कोई दिक्कत ना हो, लाइन पे इतना हो जाए ना, फॉर्म व्हेन नॉन आइडियल सोल्यूशन शो नेगेटिव डेविएशन, ये नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, यानी कि ऐसे एजियोट्रॉप्स जो कि नेगेटिव डेविएशन राउल्ट्स लॉ से शो करें, तब जाके मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वहाँ पर बनते हैं। और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये तब फॉर्म होंगे, forms when non-ideal solution shows पॉजिटिव डेविएशन। ये क्या करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि ये जस्ट इसका उल्टा है।
तो उल्टा यहाँ पर बात हो रही है। तो व्हेन नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, तो इतना बस इतनी बातें आपकी यहाँ पर एजियोट्रॉप्स के बारे में है। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब इसके जो एग्जांपल्स होंगे, इसके एग्जांपल्स आपको यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं है। जो नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन के होंगे वही आपके मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाएंगे, और जो यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं वो आपके मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएंगे। एग्जाम्पल के लिए ये मैं आपको बता दूँ तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में आपका एनिलिन और वाटर का बनेगा, और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में आपका है तो आपका बन सकता है टाउलिन और वाटर का बन सकता है। तो उससे आपको यहाँ पे मदद मिल जाएगी। तो इतनी बातें आपकी यहाँ पर एजियोट्रॉप्स में हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लग रहा है, क्या चेंजेस में करनी चाहिए ताकि आप लोग को ये और अच्छा लगे। और यहाँ पर आपका आने वाला समय अब आपके लिए क्रूशियल यहाँ पे कुछ समय में हो जाएगा, कुछ महीनों में हो जाएगा। तो आपको अपनी तैयारी हमेशा की तरह परफेक्ट रखनी है और आगे यहाँ पर बढ़ते रहना है। तो चलिए अब मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।